गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम लोगों ने कल सफलतापूर्वक आधुनिक राष्ट्रवाद के क्लास को फिनिश किया। उम्मीद करता हूं, चूंकि मैंने कहा कि 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक है। थोड़ी आपको असुविधा हुई होगी, लेकिन आप लोग इतने ब्रिलियंट हो कि बहुत आसानी से उसको सहन कर गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम फिर एक बार अपने स्कीम को याद दिला दो। मेरे स्कीम को कभी मत भूलना, उसको हमेशा याद रखना। आपको चैप्टर टू चैप्टर केवल नहीं बढ़ना है, बल्कि एक खास सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़ कर देखना है, तभी जस्टिस हो पाएगा। जैसे द फर्स्ट पार्ट आपका हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी। हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी में दो सब पार्ट हो गए, 18वीं सदी का पूर्वार्ध, 18वीं सदी का उत्तरार्ध। अगर आज मेरा विश्वास है कि आप लोगों में किसी स्टूडेंट से पूछ लूं तो आप हमें बता दोगे कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में क्या है। मैं पूछूंगी, अच्छा ये बताओ बच्चे, डार्क एज उसको आप अंधकार का युग मानते हो या पूर्व आधुनिक काल मानते हो, तो तुम मेरे प्रश्न का जवाब जरूर दे दोगे। उसके बाद मैं आता हूं उपनिवेशवाद पर। तो उपनिवेशवाद में मैंने समझाया है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, परंतु राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करता चलता है। तो मैं आपसे पूछूंगी, अच्छा यह बताइए कि विलियम बेंटिक ने जो सुधार किए उसके पीछे क्या उद्देश्य है, या लॉर्ड डलहौजी ने जो सुधार किए उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे। मैं अगर आपसे पूछूंगा, अच्छा ये बताओ ब्रिटिश ने भारत का आधुनिकीकरण किया या नहीं किया, तो बड़ी आसानी से बता दोगे। और मेरा विश्वास है कि मेरा स्टूडेंट किसी भी चौपाल पर खड़े होकर जब हिस्ट्री डिस्कस करेगा, जब वो जो चीज मैंने पढ़ाया है उस पर कोई सवाल पूछेगा तो उसको जरूर सेटिस्फाई करेगा, उसे कभी निराश नहीं करने देगा। अब तीसरा पार्ट हमारे राष्ट्रवाद पर। राष्ट्रवाद पर मैंने कहा कि सबसे पहले कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का मॉडल तैयार हुआ, राष्ट्रवाद क्या बोलता है। ध्यान रखना बच्चे, रिवाइज जरूर करते रहना। जैसे जब 4 to 5 डेज बीत जाएंगे तो पीछे वाला भूलने लगोगे। तो जब आप पीछे का, जब आपको चीजें देखो, वो पीछे लोग भूलते नहीं है, वो सब कॉन्शियस में चला जाता है, क्योंकि नई चीजें और नई बातें जब आती है तो पुरानी बातें नेपथ्य में चली जाती है, तो भूलते नहीं है। उसको फिर रिवाइज करोगे तो फिर याद हो जाएगा, फिर आप याद कर लोगे। तो उसमें डरना नहीं है, आपको केवल ध्यान रखना है कि समय समय पर रिवीजन करना मांगता है। जो समय समय पर रिवीजन करोगे तब उसके साथ जस्टिस हो पाएगा। तो खैर चलो, तो उसके बाद फिर हम आ गए राष्ट्रवाद पर। तो यूरोपीय मॉडल, फिर भारत उपनिवेश में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन में जनजातीय, किसान आंदोलन, नागरिक विद्रोह कैसे हुए, भारत का पहला स्वतंत्र आंदोलन 1857 का महाविद्रोह कैसे हुआ, फिर आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव में भारतीय पुनर्जागरण की चर्चा कल हमने समाप्त की। अब हम आगे आएंगे आज से कांग्रेस की राजनीति पर। तो मैं पहले आपके सामने बस वही 5 क्वेश्चन रखता हूं जिसमें आप सेटिस्फाई करिए। ये पहला क्वेश्चन तो आप चुटकी बजाते हल कर दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर अंकुर, बी फास्ट। क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ए नील आंदोलन, बी पवना आंदोलन, सी सन्यासी विद्रोह, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बी फास्ट, बी रिस्पॉन्सिव माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट। मैंने कहा ना, इसको तो चुटकी बजाते हल कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में विभिन्न ब्रिटिश अधिकारी तथा उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्र में विद्रोह को दबाए जाने वाली घटना के संबंध में कोड को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरा स्टूडेंट उसको कर पाता है कि नहीं। हैवलॉक इलाहाबाद, फिरोज दिल्ली, कैंपवेल लखनऊ। और आपको इसमें पता करना है कि इस कोड कौन सही मिल रहा है, कोड कौन सही मिल रहा है। जैसे हैवलॉक इलाहाबाद में, हीरोज दिल्ली में है, कैंपवेल लखनऊ में है। मतलब इसमें आपको ये जो नाम दिए जा रहे हैं उसमें दिए जा रहे हैं इसमें से कौन कौन विद्रोह किस क्षेत्र में दबाया। तो विद्रोह का जो मिलान है उसको देखिएगा। हीरोज याद रखिएगा, ये लक्ष्मीबाई को पीछा किया था इसने, और कैंपवेल में बातचीत के क्रम में बता चुका हूं, और हैवलॉक है उसके बारे में भी बता चुका हूं। तो हैवलॉक में मतलब इलाहाबाद है उसके बारे में बता चुका हूं। और अब देखिए, कोशिश करिए एक बार। माय स्टूडेंट, बी फास्ट। मैक्सिमम सी है, वेरी गुड, आपने सही सॉल्व कर दिया। क्योंकि हीरोज, ये झांसी में हीरोज ने का झांसी से जुड़ा रहा है और ग्वालियर से रहा है, जहां लक्ष्मीबाई, यही हीरोज ने लक्ष्मीबाई को पराभूत किया था।
उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ABCD, बी फास्ट माय स्टूडेंट्स, बी रेस्पॉन्सिव। क्या आ रहा है? डी, बी आ रहा है ना, बी फॉर बॉम्बे ना। हाँ, चित्तौड़, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करो, रीजनिंग है। ए, 1857 के महाविद्रोह को सिपाही विद्रोह कहना उचित नहीं है। रीजनिंग, इस विद्रोह के पश्चात भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। माय स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर दोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। बी फास्ट, और इसको देखना, इस क्वेश्चन को गौर से देखना, मिस मत करना। दोनों रीजनिंग को, दोनों को पढ़ो और कनेक्टिविटी ढूंढने की कोशिश करो। वाह, गुड गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड आंसर तुमने किया, बहुत अच्छे से। अधिकतर क्या होता है, मुझे डर था कहीं इस क्वेश्चन में तुम गलत न कर जाओ, क्योंकि बी वाला चॉइस एक ऐसा एक डेंजरस चॉइस होता है कि बी के चॉइस में अधिकांश बच्चों को गलत करने की संभावना होती है। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इस बी चॉइस में तुम गलत न कर जाओ, लेकिन तुमने बी चॉइस को भी निकाल लिया। इट इज रियली अ मैटर ऑफ रिजॉइस फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के महान सेनानियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया। रीजनिंग, एक मुगल बादशाह को हिंदुस्तान की एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाना आसान था। ABCD 4 चॉइस है माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट, बी रेस्पॉन्सिव। गुड गुड, एक्सेलेंट, सही आंसर। 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए मेरे स्टूडेंट्स ने, कितनी खुशी की बात है। और मैं बहुत खुश हूं इन 5 चॉइस से, खास के जो 2 रीजनिंग है उसमें पहला रीजनिंग करेक्ट करने का मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं आज के टॉपिक के ऊपर, आज के टॉपिक के ऊपर ले चलता हूं। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। आधुनिक भारत खंड 3 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप हो। अब देखो, अब हम लोग आ गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपने पढ़ा होगा, देखिए जहां भी नगर नहीं समझना तुम्हें पूछना, मैं PDF के फॉर्म में तुमको स्टडी मटेरियल इसलिए दे देता हूं कि लेक्चर सुनने के बाद प्राय लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब कंटेंट तुम्हारे पास रहेगा तो मेरा लेक्चर भी सुनोगे और कंटेंट भी। जैसे शुरू को मैंने 2-3 क्लासेस में कंटेंट पीछे न देखकर मैं डिलीवर लेक्चर कर देता था। फिर मुझे लगा कि पता नहीं कहीं बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स बाद में कंटेंट पढ़ते होंगे तो कहीं उसमें उनको कुछ ऐसी शब्दावलियां तो नहीं मिल जाती होगी जिसको नहीं समझ पाते होंगे। तो इसलिए मैं साथ में कंटेंट भी आपको पढ़ देता हूं, ताकि अगर ऐसी कोई शब्दावलियां आपको दूर लगे तो हमको पढ़ने के समय दिख जाए तो मैं पहले ही तुमको समझा दूं। तो इस लिहाजन इसको देखो, हम शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको स्कीम बता दूंगा, स्कीम आगे की तरफ बता दूंगा कि देखो वो आगे का डायग्राम है, उसे पता चल जाएगा। अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग दिमाग में एक बात को रख लेना कि 2 धाराएं एक साथ चलेंगी। एक धारा चलेगी राष्ट्रवाद की, दूसरी धारा चलेगी संप्रदायवाद की। आगे मैं आपको संप्रदायवाद भी डिफाइन करूंगा और संप्रदायवाद को बिल्कुल ही शीशे की तरह साफ करूंगा कि संप्रदायवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। और आप 1885 से अब चल रहे हो, अब राष्ट्रवाद की प्रगति होती रहेगी और संप्रदायवाद की प्रगति होती रहेगी, दोनों की समानांतर प्रगति होती रहेगी। और अंत में क्या होगा, राष्ट्रवाद की प्रगति के कारण भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, तो संप्रदायवाद की प्रगति के कारण भारत को विभाजन मिलेगा। तो स्वतंत्रता और विभाजन दोनों एक दूसरे के समानांतर स्थापित होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता रहा है। मतलब
यहाँ पर पहला मैं देखो ये डायग्राम मैंने क्या बताया कि जब भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात होती है, दो शब्द होता है। पहले मैं इसको पढ़ दो फिर समझा देता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता रहा है, परंतु सच्चाई इससे अलग है। यह सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रभावी संगठन रहा, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भाग हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर चलता रहा और समय के साथ कांग्रेस में भी बदलाव आया। उदारवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन में अधिक दूरियां थी। उग्रवादी चरण में थोड़ी निकटता आई, फिर गांधीवादी चरण में और भी निकटता आ गई, परंतु किसी भी चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत राष्ट्रीय आंदोलन का पर्यायवाची नहीं बन सकी। देखिए, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी को पहले मैं ही पूछता था या स्टूडेंट जब कॉलेज डेज में थे तो किसी बच्चे से पूछते थे कि अच्छा तुम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हो? तो हाँ, तो कहां से? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब समझता था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जहां से सिलेबस शुरू होता है। पहला पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत बृहद है, माने इंडियन नेशनल मूवमेंट एक छतरी है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। ये सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें कोई शक नहीं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल मूवमेंट का पर्यायवाची नहीं। पर्यायवाची का मतलब है कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का विकल्प नहीं है। तो उसी में आपको ये देखो यहाँ डायग्राम बता रहा है, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। क्या कहता है? जैसे जब उदारवादी चरण में कांग्रेस होगी तो उसमें मुट्ठी भर शिक्षित भारतीय केवल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो अपर मिडिल क्लास, जैसे मध्य वर्ग है ना, मध्य वर्ग में भी दर्जा है, मैं आपको बताता हूँ। कुलीन वर्ग कहते हैं जो भूमिधारी वर्ग, जो लैंड होल्डर क्लास है, उसको कुलीन वर्ग बोलते हैं। और मिडिल क्लास बोलते हैं जो निम्न वर्ग और कुलीन वर्ग के बीच का भाग है। लेकिन ध्यान रखना, मध्य वर्ग भी दो भागों में बंट गया। एक भाग हुआ उच्च मध्य वर्ग। उच्च मध्य वर्ग का मतलब हुआ कि बड़े बड़े प्रोफेशनल है, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बिजनेसमैन हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हो गए अपर मिडिल क्लास में। और बेचारे क्लर्क हैं, जो शिक्षक हैं, छोटे छोटे पेशेवर समूह के लोग हैं, वो आ गए निम्न मध्य वर्ग में। तो कांग्रेस पहले उच्च मध्य वर्ग के प्रभाव में थी, शिक्षित अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय थे, जो दे वर वेरी सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशंस, वो अपने पेशे में काफी सफल व्यक्ति थे, वो कांग्रेस को लीड करते थे। तो वो अपर मिडिल क्लास को कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती थी। उसमें क्या था कि कांग्रेस का जनसामान्य से बहुत ज्यादा दूरी थी, इसलिए आप देखते हो कि डायग्राम में दिया हुआ है उदारवादी चरण में कांग्रेस ऐसे है। जब उग्रवादी चरण में तुम आओगे, उग्रवादी चरण में आकर अब कांग्रेस उच्च मध्य वर्ग से निम्न मध्य वर्ग को भी जोड़ लिया। तो निम्न मध्य वर्ग को जोड़ लिया, अभी भी किसान, श्रमिक और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आंदोलन से बाहर हैं। इसलिए उदारवादी से उग्रवादी में आकर दोनों के बीच की दूरी थोड़ी और कम हो गई। और जब गांधीवादी चरण में आओगे तो कांग्रेस में अब क्या होगा आगे चलकर कि किसान भी, महिलाएं भी, श्रमिक भी और सब, मतलब हर वर्ग के लोग जुड़ जाएंगे कांग्रेस के साथ। तो फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भी निकट आ जाएगी। लेकिन कभी भी कांग्रेस आंदोलन का सिनोनिमस नहीं होगी, उसका पर्यायवाची नहीं होगी, क्योंकि किसी भी स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संपूर्ण भारतीय का प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं करेगी। ये बात ध्यान रखना होगा। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक समझने की भूल नहीं करनी है। अब हम यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित बात आपको बताना चाहते हैं। देखिए, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है एक तरह से मध्य वर्ग में हलचलें 1860 और 70 के दशक से ही मच रही थी। इनकम टैक्स लगाए जाने के मुद्दे पर मध्य वर्ग विरोध कर रहा था भारत में। यहां पर
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मतलब है देसी समाचार पत्रों को जो बंदिश लगाने की कोशिश लॉर्ड लिटन ने की थी, उसके विरुद्ध मूवमेंट शुरू हो रहा था। सिविल सेवा की उम्र सीमा को उसने कम करके 21 से 19 वर्ष कर दिया था, इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही थी। आगे चलकर आप देखोगे इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। इल्बर्ट बिल क्या है, आप लोगों को कहीं जिज्ञासा होगी, मैं बताता हूं। देखो, लॉर्ड रिपन था वायसराय भारत का। घटना कुछ इस तरह की हुई कि आपको याद है कि मैंने पहले बताया था कि पहले भारत में जब सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत था तो दो तरह के कानून थे। एक तरफ ब्रिटिश और यूरोपियन का ट्रायल होता था कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में, जहां यूरोपीय कानून चलते थे, और सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत में भारतीय कानून चलते थे। लेकिन जब 1861 में जब हाई कोर्ट एक्ट आया, आपको पता होना चाहिए, तो हाई कोर्ट एक्ट को आने के बाद ये दोनों तरह के न्यायालय को समाप्त करके और एक ही तरह का न्यायालय बना दिया गया, हाई कोर्ट। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इससे पहले भारतीय कानून का यूरोपीयकरण तो हो ही चुका था, क्योंकि 1833 के चार्टर के बाद जो विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को ला दिया गया था, तो उसने मैकाले संहिता बना दी थी। और मैकाले संहिता के आधार पर मैंने आपको कह दिया था कि इसके आधार पर इंडियन सिविल कोड और इंडियन पेनल कोड बन चुका था। तो एक तरह से भारतीय कानून यूरोपीय कानून के समानांतर हो गया था। तो जब लॉर्ड रिपन जब आया तो थोड़ा सा वो हल्का सा थोड़ा लिबरल, वो पार्टी का नॉमिनी भी था और लिबरल वायसराय था। तो उसने सोचा कि देखो, पहले कोई इंडियन जज किसी ब्रिटिश या किसी यूरोपियन का ट्रायल इसलिए नहीं करता था क्योंकि भारतीय कानून और यूरोपीय कानून अलग अलग थे, और जो भारतीय जज होते थे वो सिर्फ भारतीय कानून ही जानते थे। तो अब अगर दोनों प्रकार के कानून जब एक तरह के हो गए हैं, तो अब क्या फर्क पड़ता है कि किसी भी मुकदमे में इंडियन जज ट्रायल करे या ब्रिटिश जज ट्रायल करे, सॉरी, इंडियन जज ट्रायल करे या यूरोपियन जज। उसने इसी खुशफहमी में एक उसका लॉर्ड रिपन का एक सचिव था, व्यक्तिगत सचिव, उसका नाम था पीसी इल्बर्ट। उसने इल्बर्ट बिल ला दिया, और इल्बर्ट बिल लाकर और उसने इल्बर्ट बिल लाया जिसमें पहली बार यह प्रावधान था कि अब किसी ब्रिटिश या यूरोपीय का ट्रायल कोई इंडियन जज भी कर सकता है। अब बताइए, जब कानून एक हो गए, न्यायालय एक हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है कि इंडियन जज या यूरोपियन जज ट्रायल करे। लेकिन यहां तो मुद्दा अहंकार का था, ईगो का था। मुद्दा यहाँ रेशियल ईगो का था, नस्लीय अहंकार का था। ब्रिटिश लोग समझते थे कि भाई हम लोग व्हाइट ठहरे, कोई ब्लैक आदमी हमारा ट्रायल करेगा और हमें उसको मी लॉर्ड बोलना पड़ेगा कोर्ट में जाकर। वो कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया, उसको व्हाइट म्यूटिनी कहते हैं। रिपन के विरुद्ध जंग छेड़ दिया। यहां तक वो प्लान करने लगे कि ये वायसराय का दिमाग फिर गया है, इस वायसराय को गिरफ्तार करके एक जहाज में बंद कर दो, यहां से ब्रिटेन भेज दो, क्योंकि इसी लायक है। इतनी स्थिति बिगड़ गई। अंत में क्या हुआ कि रिपन को झुकना पड़ा, और जनवरी 1884 में उसने 83 में लाया था इल्बर्ट विधेयक को, इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया। अब कहोगे इससे भारतीयों को क्या फायदा हुआ। भारतीय चकित रह गए। भारतीय मध्य वर्ग के लोगों ने देखा कि देखो, ब्रिटिश ने जब संगठित, व्हाइट लोगों ने जब संगठित विद्रोह किया तो ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा। अगर हम लोग भी इस तरह से संगठित विद्रोह करेंगे, संगठित आंदोलन करेंगे, तो हम लोगों के संगठित आंदोलन से उनको पीछे हटना पड़ेगा। तो इस तरह से इल्बर्ट बिल से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो मतलब कुल मिलाकर 1870 और 1880 के दशक में माहौल तैयार हो रहा था। उसी क्रम में एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। इस रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट का नाम था एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम के मन में एक दिली इच्छा थी, एओ ह्यूम को, कि भाई एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना हो। तो इस मुद्दे पर वह पहले कलकत्ता के स्नातकों से, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट्स थे, उससे उन्होंने वार्ता की। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से बात करने के बाद फिर वो जो बॉम्बे, एक्चुअली उसमें क्या हुआ कि जब लॉर्ड रिपन 1884 में रिजाइन करके यहां से जा रहा था, तो उसके जाने के टाइम में उसको सी ऑफ करने के लिए बॉम्बे तट पर, चूंकि उसमें जहाज से जाते थे, मैंने शिप से, तो बॉम्बे तट पर गए एओ ह्यूम। तो वहां पर उन्होंने बॉम्बे तट पर वहां के
ग्रेजुएट से भी, बॉम्बे की यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से, मैंने बॉम्बे से भी बात की उन्होंने, वहां के बॉम्बे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से। और फिर उन्होंने 1885 में एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की योजना रखी। उसमें बहुत सारे नेता थे। उसमें आप देखोगे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आशीर्वाद था, पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसमें अपनी संस्था में व्यस्त थे। लेकिन पी आनंद चार्लू थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये सब मतलब एक तरह से समझो तो इन सब लीडर्स का वहां पर कलेक्शन हुआ, वहां पर गैदरिंग हुई। और फिर ये बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल, पहले तो तय हुआ था कि पूना में इसकी स्थापना होगी कांग्रेस की, लेकिन पूना को यह सौभाग्य नहीं मिल सका क्योंकि वहां प्लेग फैल गया। तो अंत में इसका पहली बैठक 1885 में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, वहां पर इसकी पहली बैठक हुई और औपचारिक रूप में इस संस्था की घोषणा हुई। 72 प्रतिनिधियों ने इसके पहले सेशन में भाग लिया, उसमें से 36 तो लॉयर्स ही थे। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब मैं स्टूडेंट्स, अब इतनी कहानी से हमें मतलब नहीं है, अब हम चले आते हैं सीधे परीक्षा उपयोगी बात पर। ऑप्शनल में 2 बार पूछ चुका है, जो जीएस में भी कहीं पूछ सकता है कि क्या सुरक्षा कपाट की अवधारणा कांग्रेस की स्थापना की व्याख्या करती है। सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वॉल्व। ये सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? देखिए, सेफ्टी वॉल्व आपके प्रेशर कुकर में आप देखते हो एक सेफ्टी वॉल्व होता है। अगर प्रेशर कुकर में स्मोक बहुत ज्यादा भर जाता है, अगर उसमें मान लीजिए धुआं बहुत भर जाता है और बहुत स्मोक भर जाता है, वाष्प भर जाता है, तो कहीं प्रेशर कुकर ब्लास्ट न कर जाए, इसके लिए उसमें सेफ्टी वॉल्व होता है। सेफ्टी वॉल्व में उसका जो छोटा सा पार्ट होता है उसको तोड़ के उसको थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दो, है ना, थोड़ी गर्मी लगे, तो जो सेफ्टी वॉल्व में से जो उसका थोड़ा छोटा सा भाग होता है उसको, उसमें से स्मोक को थोड़ा फोड़ देते हैं और वहां से वो धुआं निकल जाता है, स्मोक निकल जाता है। तो स्मोक निकल जाता है तो मतलब एडजस्ट हो जाता है, मैंने ब्लास्ट होने से बच जाता है। तो सेफ्टी वॉल्व, जैसे हम लोग बचपन में एक बार डेविड सेफ्टी लैंप पढ़ते थे, जैसे माइनिंग सेक्टर में, तो माइनिंग सेक्टर में जब वर्कर्स जाते थे तो वहां पर क्या होता था, खानन में वहां पर एक जहरीली गैस मीथेन गैस होती थी। तो मीथेन गैस अगर निकलती तो बहुत सारे वर्कर्स माइनिंग में मर जाते थे। तो बाद में एक डेवी था, उसने एक सुरक्षा लैंप बनाई। उसकी खासियत यह थी कि अगर वो माइनिंग में रख दिया जाता था, अगर जिस समय मीथेन गैस का रिसाव शुरू होता तो वो जलने बुझने लगता था। तो जो माइनर्स होते उनको पता चल जाता था, तो माइनर्स के जो माइन के जो गार्ड है तुरंत उसको अविलंब खाली करवा देते। तो सुरक्षा कपाट का मतलब हुआ कि भाई कांग्रेस की जो स्थापना हुई वह कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कपाट के रूप में हुई। तो ये थियरी किसने दी? तो लाला लाजपत राय ने दी। लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे। 1916 में उन्होंने एक पत्र लिखा, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में उन्होंने सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा दी और सिद्ध करने का प्रयास किया कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो एक ब्रिटिश की पहल पर, ब्रिटिश हित में और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह पर इसकी स्थापना हुई थी। अब यह बात कह के उन्होंने एक बहुत बड़ा विवाद छेड़ दिया। और एक बार जब लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना पर चोट की, तो चाहे वो दक्षिण पंथी रुझान वाले नेता हो, दक्षिण पंथी कहते हैं कि जो अति राष्ट्रवादी होते हैं, और वामपंथी का मतलब है मार्क्सवादी या साम्यवादी होते हैं। तो चाहे वो दक्षिण पंथी रुझान वाले नेता हो या वामपंथी रुझान वाले नेता हो, जब एक बार उन्होंने कांग्रेस की स्थापना पर प्रहार किया तो बाकी सारे नेता भी उसकी स्थापना पर प्रहार करने लगे। अब आपको देखना यह है कि सुरक्षा कपाट की अवधारणा में लाला लाजपत राय क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, एओ ह्यूम का एक मित्र था विलियम बेडरवर्न। तो विलियम बेडरवर्न ने, एओ ह्यूम का जब डेथ हो गया तो विलियम बेडरवर्न जीवित था, उसका मित्र था, उसका मित्र और सहकर्मी था विलियम बेडरवर्न। तो विलियम बेडरवर्न ने उसकी एक जीवनी लिखी। तो उस जीवनी में क्या लिखा मैं आपको बताना चाहता हूं। उस जीवनी में उसने लिखा कि एक्चुअली जब एओ ह्यूम जब सिविल सर्वेंट था और उस समय क्योंकि 1857 के महाविद्रोह के बाद ब्रिटिश डर गए थे, तो उन्होंने जहां जहां अपना गुप्तचर छोड़ रखा था कि जरा पता करो कि भारतीयों में कोई आक्रोश तो नहीं है, भारतीय भविष्य में कोई विद्रोह तो नहीं करेंगे। उसी क्रम में कुछ साधु के वेश में कुछ गुप्तचरों को छोड़ा गया था।
तो 7 साधु अलग अलग जगहों पर गुप्तचरी कर रहे थे और गुप्तचरी करने के बाद फिर उन्होंने जो अनुभव किया और जो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध लोगों जनमत की जो समझ देखी, जनमत की जो चेतना देखी, उसको 7 अलग अलग पुस्तकों में, जो 7 अलग अलग मोटी मोटी पुस्तकों में, मतलब बुक्स में लिख कर, और तब वो 7 साधु के बेस में 7 गुप्तचर ने एओ ह्यूम को सुपुर्द किए कि भाई देखिए इसमें क्या है, मैंने इसमें हमने जो अनुभव किया है। उन 7 दस्तावेजों से पता चलता था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में आक्रोश उमड़ रहा है और किसी समय विस्फोट हो सकता है और फिर विद्रोह का रूप ले सकता है। तो ब्रिटिश इस बात से घबरा गए और एओ ह्यूम घबरा गया और एओ ह्यूम ने डफरिन से सलाह की, जो वायसराय था, और डफरिन के सीधे सलाह पर तब उसने तय किया कि ऐसा करते हैं कि कांग्रेस जैसी एक संस्था की स्थापना कर लेते हैं और कांग्रेस संस्था की स्थापना से फायदा यह होगा कि जो भारतीय बुद्धिजीवी लोग हैं वहां पर इकट्ठे होंगे और भारतीयों का आक्रोश उस संस्था के माध्यम से निकलता रहेगा और उस संस्था से यह भी पता चलता रहेगा कि जनमत का रुख अभी कैसा है। तो ब्रिटिश पहले ही अपनी नीति में परिवर्तन कर लेगी ताकि 1857 के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो कांग्रेस की वाणी जिस समय गर्म होने लगेगी उसी समय हम संभल जाएंगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भारतीयों में फिर कोई बड़ा आक्रोश हो जाए या विद्रोह हो जाए और हम अपनी पॉलिसी को बदल लेंगे। तो क्या होगा कि एक 1857 के महाविद्रोह जैसी जो घटना है वो घटना टल जाएगी। ये कहना था किसका? विलियम बेडरवन का कहना था, जो ह्यूम का मित्र था, और उसने ह्यूम की जीवनी के रूप में ये बात लिखी, ह्यूम की जीवनी में ये बात लिखी। ओके, इसी को लाला लाजपत राय ने आधार बनाया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि देखिए डफरिन, देखिए एओ ह्यूम सीधा डफरिन की सलाह पर काम कर रहा था और कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश हित में हुई थी, एक ब्रिटिश की पहल पर हुई थी और इसलिए हुई थी क्योंकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय जनमत का पता करते रहे। इसी को कहते हैं सेफ्टी वॉल्व। अब तो सेफ्टी वॉल्व आप लोग समझ गए होंगे माय स्टूडेंट। अच्छा, लेकिन ये बेसिकली बिपिन चंद्रा ने लिखा है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसमें 2 चैप्टर उन्होंने कांग्रेस पर लिखी है। एक लिखी है कांग्रेस की स्थापना का मिथक और दूसरा कांग्रेस की स्थापना का सच। अब देखो ये सुरक्षा कपाट की अवधारणा, जब इसका हम परीक्षण करते हैं तो इसकी कई सीमाएं निकल कर आती है। सीमा क्या है बताते हैं। देखिए, पहली बात, एओ ह्यूम उस डिपार्टमेंट का, अगर पहली बात यही कर दीजिए, 7 साधुओं ने अगर एओ ह्यूम को इस प्रकार के दस्तावेज दिए जिसमें कि भावी विरोध की सूचना या विद्रोह के बारे में थोड़ा संकेत था, तो दस्तावेज कहां गए? कम से कम उस दस्तावेज को भारत की किसी लाइब्रेरी में या लंदन की लाइब्रेरी में मिलना तो चाहिए था। तो स्वतंत्रता के बाद ना तो दस्तावेज भारत की किसी लाइब्रेरी में मिली, ना लंदन की लाइब्रेरी में। इसका मतलब है कि एक कपोल कल्पित है। तो आप कहोगे भाई कपोल कल्पित क्यों है? कपोल कल्पित मतलब कल्पना से क्यों है? इसकी व्याख्या दी जाती है कि एक्चुअली देखो, विलियम बेडरबर्न एओ ह्यूम का मित्र था और एओ ह्यूम ने कांग्रेस को स्थापित किया था और आगे चलकर कांग्रेस ने ब्रिटिश की जड़ खोदना शुरू कर दिया। और विशेषकर जब उग्रवाद का उदय हुआ कांग्रेस के अंदर, तो यह बात तो तय हो गई कि भाई अब पहले वाली जो उदारपंथियों की नीति चलेगी नहीं, तो कांग्रेस हो गई खतरनाक संस्था। तो अब एओ ह्यूम पर उंगलियां उठने लगी ब्रिटिश समाज में कि देखो कैसा ब्रिटिश है, इसने एक ऐसी संस्था बना दी तो अपने ही शासन की जड़ खोद दी। तो विलियम बेडरबर्न को लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि एओ ह्यूम ब्रिटिश समाज में गद्दार समझा जाए, तो ब्रिटिश समाज में एओ ह्यूम का आदर भाव बना रहे। इसलिए चलिए एक काम करते हैं, कुछ एक ऐसी कहानी गढ़ देते हैं कि ब्रिटिश समाज में लगेगा कि देखो महान देशभक्त था, तुम उसको गलत समझ रहे हो। उसने तो संस्था इसलिए बनाई थी कि ब्रिटिश के विरुद्ध कोई आक्रोश अचानक से व्यक्त ना हो और 1857 के महाविद्रोह की तरह ब्रिटिश कहीं मारे न जाए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उन्होंने, विलियम बेडरबर्न ने एक तरह से एओ ह्यूम को भला करने का काम किया, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर डफरिन की सलाह पर एओ ह्यूम काम कर रहा था, ये बात खंडित हो गई, तो ये बात खंडित हो गई
और मैं आपको बता दूं कि 1860 के में लगभग 1850 के दशक या 60 में लॉर्ड डफरिन के परिवार वालों ने उसके कुछ पत्रों का प्रकाशन किया। तो जब लॉर्ड डफरिन के पत्रों का प्रकाशन हुआ तो कई ऐसे जो भ्रम था वो हट गया, दूर हो गया, क्योंकि लॉर्ड डफरिन के पत्र, क्योंकि लॉर्ड डफरिन तो ऐसा सोच के पत्र नहीं लिखा था ना कि भविष्य में इसका उपयोग होगा। वो तो अपना जिस समय लिखा था उस समय तो अपने तरीके से लिखा था। तो उस पत्र से पता चलता था कि लॉर्ड डफरिन से एओ ह्यूम मिला था और कांग्रेस की स्थापना जैसी एक बात कही थी, परंतु लॉर्ड डफरिन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था और एओ ह्यूम के इस प्रपोजल में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इसका मतलब है कि जो लाला लाजपत राय जो यह कह रहे हैं कि लॉर्ड डफरिन की सलाह पर सीधा एओ ह्यूम काम कर रहा था, यह तर्क गलत है, ऐसा नहीं। आई थिंक माय स्टूडेंट्स इवन दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये हो गया। तो अब सवाल है कि भाई इसकी क्या वजह थी। तो एक मैं बताना चाहता हूं, भारतीय नेता है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने एक वैकल्पिक थियरी दी है। वैकल्पिक थियरी क्या है? वो कहते हैं कि देखिए, उन्होंने उन्होंने वैकल्पिक थियरी नहीं दी है, सॉरी, बिपिन चंद्रा के दस्तावेज को आधार बनाकर, बिपिन चंद्र पाल, गलत हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेज को आधार बनाकर हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा ने एक दूसरी थियरी दी है, उसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर थियरी। लाइटनिंग कंडक्टर थियरी कहते हैं तड़ित चालक थियरी को। तड़ित चालक आप समझते होंगे, बड़े बड़े मकानों पर तड़ित चालक लगाया जाता है। ऊपर अगर बिजली गिरेगी तो तड़ित चालक उसको कैचअप करके उसको अंडरग्राउंड भेज देगा और वो मकान डैमेज होने से बच जाएगा। तो ये जो थियरी है इसको कहते हैं तड़ित चालक थियरी, दैट इज कॉल्ड तड़ित चालक थियरी। तो यहां पर बिपिन चंद्र कहते हैं कि देखिए, सच्चाई अलग है, सच्चाई कुछ अलग है। जैसी सच्चाई कही गई है वैसी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि एओ ह्यूम ने, मतलब एओ ह्यूम ने कांग्रेस के नेताओं का उपयोग अपने लिए नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने ही एओ ह्यूम का उपयोग अपने लिए कर लिया। उनका कहना है कि जब आप इस तरह की एक अखिल भारतीय संस्था बना रहे हो और अगर इस संस्था में हो सकता है कि ब्रिटिश इस संस्था को शक की निगाह से देखते और फिर पता चलता कि इस संस्था पर ब्रिटिश का गाज गिर गया, ब्रिटिश का कोप भाजन हुआ, एक ब्रिटिश को उससे जोड़ लेते हो तो आपको तो फायदा है, तो ब्रिटिश का आक्रोश दूर हो जाएगा। इसलिए सच्चाई यह है कि एओ ह्यूम ने भारतीय नेताओं का अपने मकसद के लिए उपयोग नहीं किया, भारतीय नेताओं ने एओ ह्यूम का उपयोग कर लिया। लेकिन इसके अलावा अंत में यह कहा जाता है कि देखो, कांग्रेस एक ऐसी संस्था है, अखिल भारतीय संस्था की क्षेत्रीय स्तर पर संस्थाओं की स्थापना पहले से ही चली आ रही थी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, तो क्षेत्रीय स्तर पर संस्थाएं बन रही थी। 1870-1880 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय जागृति बढ़ रही थी। आपने देखा कि सिविल सेवा के भारतीयकरण को लेकर मूवमेंट शुरू हो चुका था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला मुद्दा उछल रहा था, इल्बर्ट बिल विवाद जैसी समस्याएं खड़ी थी। तो ये क्षेत्रीय स्तर पर पहले से ही कांग्रेस की स्थापना का माहौल बन रहा था। तो कांग्रेस की स्थापना उस राष्ट्रीय जागृति का परिणाम है जो हम 1870-1880 के दशक में देखते हैं। इसको सुरक्षा कपाट की उपज मानकर कांग्रेस की स्थापना को इस तरह से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। एक अखिल भारतीय संस्था थी, इसको ये सिद्ध करना उचित नहीं है कि ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश हित में और ब्रिटिश की पहल पर हुआ था। तो कुल मिलाकर बच्चों, हम इसका खंडन करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि सुरक्षा कपाट की अवधारणा क्या है, गठित की गई सुरक्षा कपाट की अवधारणा का आधार क्या है। ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम ने विलियम बेटरबर्न के द्वारा लिखित ह्यूम की जीवनी में कहा गया है कि ह्यूम को एक विद्रोह की आशंका थी, इसलिए वो सुरक्षा कपाट के तौर पर प्रतिनिधात्मक संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना करना चाहते थे। सुरक्षा कपाट की अवधारणा के विरोधी मत क्या कहता है 1950 के दशक में, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, इसको एक नजर आप मार दीजिए। और फिर तड़ित चालक का सिद्धांत जो मैंने बिपिन चंद्रा वाली बताई है वो उल्टा कहता है। और फिर क्या सुरक्षा कपाट की अवधारणा कांग्रेस की स्थापना की वास्तविक व्याख्या करती है, तो इसका क्वेश्चन का मैंने आंसर करके दिया है और इस आंसर को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मैं स्टूडेंट्स, अब तुम थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि मिस्टर अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछ के बताइए कि वो समझ गए कि नहीं कांग्रेस की स्थापना का।
माय स्टूडेंट्स प्लीज गिव माई क्लू। आप सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत समझ गए कि कांग्रेस की स्थापना में दी गई, उससे हम क्यों आगे एग्री नहीं कर रहे हैं। और बच्चों एक इंस्ट्रक्शन मेरा है कि मेरा जो पीडीएफ है मेरा क्लास करने के बाद एक बार जाके फिर तुम लोग पीडीएफ पढ़ लिया करना है ना, ध्यान रखना। You have to take 2 bottles of water from tomorrow. अब देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम को देखो। अब हम लोग डेकेड बाय डेकेड बनेंगे बच्चों। अब हम कैसे भारत की आजादी तक बढ़ेंगे जानते हो? कैसे डायग्राम आपका बनेगा? पहला डायग्राम बना 1885 से 1907। यहां पर हम उदारवादी चरण से शुरू करेंगे और उग्रवादी चरण तक पहुंच जाएंगे। 1885 से 1907 हमारा पहला स्टेज होगा, ओके। और दूसरा चरण हम लेंगे 1907 से 1914। तीसरा चरण हम लेंगे 1914 से माने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर माने प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव 1914 से 1919। और फिर नेक्स्ट चरण लेंगे 1919 20 के बाद गांधी का आगमन, गांधी की विचारधारा, गांधी का कार्यक्रम, ये सब थोड़ा मैं डील कर दूंगा। उसको डील करने के बाद 1920 से 1929 हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा। 1929 से 1939 हमारा नेक्स्ट डायग्राम होगा। 1939 से 1945 मेरा नेक्स्ट होगा। 1945 से 47 2 वर्ष भारत की आजादी तक दूसरा वर्ष होगा। लेकिन ध्यान रहे जैसे हम हर जगह डायग्राम में देखना, यहां पर आपको दिखता है राष्ट्रवाद की प्रगति, तो उसके राइट साइड में तुम देखोगे संप्रदायवाद की प्रगति। तो हम साइड बाय साइड आपको राष्ट्रवाद की प्रगति भी बताएंगे और साइड बाय साइड हम संप्रदायवाद की प्रगति भी बताएंगे। तो राष्ट्रवाद की प्रगति और संप्रदायवाद की प्रगति दोनों एक दूसरे के समानांतर चलता रहेगा। और एक तरफ आप देखोगे भारत को स्वतंत्रता भी मिलेगी और दूसरी तरफ भारत का विभाजन भी होगा। तो भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन दोनों हम एक दूसरे के समानांतर रखकर देखेंगे। अब देखिए यहां पर राष्ट्रवाद की प्रगति। तो कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905, ओके। उदारवादी शब्द क्यों, पहला मुद्दा मैंने उठाया, इसको उदारवादी क्यों कहा गया। दूसरा है मूलभूत दृष्टिकोण क्या था उदारवादी नेताओं का। तीसरा सामाजिक आधार क्या था, सामाजिक आधार का मतलब किस वर्ग का समर्थन मिला। चौथा है राजनीतिक पद्धति क्या थी और पांचवा है योगदान और सीमाएं क्या थी, ओके। और उसके बाद कांग्रेस का उग्रवादी चरण 1905 से 1907, उद्भव की परिस्थितियां, सामाजिक आधार, उदारवादियों से मतभेद के बिंदु उग्रवादियों का क्या था, राजनीतिक पद्धति क्या थी, फिर थोड़ा स्वदेशी आंदोलन की चर्चा करेंगे, फिर सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907। अगर उसके समानांतर देखोगे तो संप्रदायवाद की प्रगति में हम सर सैयद अहमद खान की नीति देखेंगे जो 1880 के दशक में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया। शिमला प्रतिनिधि मंडल जो अक्टूबर 1906 में मिलेगा, लॉर्ड मिंटो से क्या प्रपोजल देगा वो देखोगे। और तब मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में देखेंगे। तो यहाँ पर आकर हमारा समाप्त हो जाएगा 1907। और तब हम नेक्स्ट स्टेप फिर राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद की प्रगति का देखेंगे 1907 से 1914, दूसरी अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी। और मेरा क्लास शुरू होगा उससे पहले ही मैं पीडीएफ अध्ययन सामग्री तुम्हें उपलब्ध करवा दूंगा। और चलो वन बाय वन। पहला उदारवादी शब्द क्यों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक चरण को उदारवादी चरण क्यों कहते हैं, गौर से सुनना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक चरण यथा 1885 से 1905 के बीच के काल को कांग्रेस के उदारवादी चरण की संज्ञा दी जाती है। उदारवादी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। मतलब उदारवादी शब्द हम क्यों प्रयोग करते हैं। एक, इस चरण में कांग्रेस पर जेम्स मिल तथा एडमंड बर्क देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक उदार चिंतक था एडमंड बर्क। इस समय कांग्रेस की राजनीति पर जेम्स मिल और एडमंड बर्क जैसे उदारवादी चिंतकों का प्रभाव है। तो एडमंड बर्क जैसे उदारवादी ब्रिटिश चिंतकों के विचारों का प्रभाव था, पहला कारण। दूसरा, तुमने जैसे जैसे मैंने दिया हुआ है ना उसको एक बार दो बार पढ़ के डाइजेस्ट कर लेना, बिल्कुल बस यही चीज तुमको लिख देना है। उदारवादी नेताओं के द्वारा संवैधानिक तरीकों को अपनाने पर बल दिया जाना।
जो उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों को अपनाने पर बल देते हैं, उनका नारा था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। जैसे देखो, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये उदारवादी नारा है। और सबसे पहले मैं आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपका विजन असली क्लियर होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री है वो जनरल स्टडीज में का प्रवेश द्वार है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री जनरल स्टडीज का प्रवेश द्वार है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ आपको नहीं है तो समझ लो कि जनरल स्टडीज की समझ अधूरी रह जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ बहुत ही आवश्यक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट। तो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। तो अमेरिकी क्रांति जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि अमेरिकी क्रांति के समय जो अमेरिकी क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण नारा था, वो क्या था? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रिटिश लोगों ने अमेरिकी उपनिवेश पर कर लगाए, तो अमेरिकी प्रतिनिधियों ने कहा कि भाई, अमेरिका के जो बुद्धिजीवी थे और प्रतिनिधि, उनका कहना था कि भाई आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट हम पर कैसे इंटरनल टैक्स लगा सकता है, क्योंकि हम आपके पार्लियामेंट में हमारा कोई प्रतिनिधि बैठता नहीं है, तो आपके पार्लियामेंट को हमारे ऊपर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अब बताइए, ये हो गई उदारवादी मांग। उदारवादी मतलब मध्यवर्गीय। अगर तुमको कुछ समझ में ना आए तो उदारवादी विचारधारा समझ लेना, मध्यवर्गीय विचारधारा। अगर कुछ उदारवादी ना समझ में आए तो सीधे मध्यवर्गीय जान लेना। उसने कहा प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, इट बिकेम द मिडल स्लोगन ऑफ द लिबरल क्लास। ये मिडिल क्लास जो मध्य वर्ग है उसका स्लोगन बन गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। दैट इज द वेरी सीरियस एंड वेरी, यू कैन से, इंपॉर्टेंट डिमांड, इंपॉर्टेंट स्लोगन, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो ये मतलब आज तक देखो ना, आज तक कोई बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के कोई सरकार कर नहीं लगा सकती है। ये अमेरिकी क्रांति में ही स्टैब्लिश हुआ और हमारे उदारवादी नेताओं ने कहा। फिर उदारवाद, वे क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते थे, उग्र सुधार अथवा लंबी छलांग में नहीं। जो हमारे उदारवादी नेता थे, इसमें देखते हो पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी नेता थे। देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। उन्होंने एक संस्था पहले बनाई थी, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, और ये जो दोनों संस्थाएं, ये संस्था थी, ये पहले 1800 उन्होंने ये संस्था बनाई 1976 में, और 1883 में उसका पहला अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में किया था, और दूसरा 1885 में दूसरा कॉन्फ्रेंस किया था। तो जिस समय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी, उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही इंडियन एसोसिएशन के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में बिजी थे, तो पहले सेशन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। और 1886 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन को मिला दिया था कांग्रेस में। उसके बाद फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल थे। तो वो सब क्रमिक परिवर्तन विश्वास करते थे, लंबी छलांग में नहीं। वे संसदीय राजनीति में विश्वास करते थे, आंदोलन में नहीं। मैंने उनका कहना था कि हम संसद में प्रतिवेदन बनाकर वैधानिक तरीके से हम संसद के सामने मांग रखेंगे। मैंने संसदीय राजनीति से मतलब है हम आंदोलन, सड़क पर आना, आंदोलन करना, इसमें उनका विश्वास नहीं था। नेक्स्ट, उनके द्वारा अपनाई गई राजनीतिक पद्धति को लोकप्रिय रूप में प्रार्थना प्रतिवेदन एवं स्मरण पत्र का नाम दिया जाता है। अर्थात वे वर्ष में 3-4 दिनों के लिए एकत्रित होते, ब्रिटिश सरकार को अपने पुराने प्रतिवेदनों की याद दिलाते तथा नए प्रतिवेदन प्रस्तुत करते, फिर आपस में विचार विमर्श कर वापस लौट जाते। इस प्रकार राजनीति उनके लिए मात्र अल्पकालिक पेशा था। मतलब साल में 3-4 दिनों के लिए इकट्ठे होते, मेमोरेंडम बनाते प्रतिवेदन, और वो पार्लियामेंट में सरकार को अर्पित करते, और अगले वर्ष फिर 3-4 दिनों के लिए मिलते, तो सरकार को पुराने प्रतिवेदन की याद दिलाते, फिर नए प्रतिवेदन, नई मांग प्रस्तुत करते, और 3-4 दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद आपस में त्रिदैनिक
या चतुर्दैनिक एक उनका कॉन्फ्रेंस होता, उस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर वो डिस्पर्स कर जाते, जहां तहां अपने पेशों में लौट जाते। यही होता था। अब इसमें कहा गया है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का सामाजिक आधार, तो यहां पर जो सामाजिक आधार टर्म है माय स्टूडेंट, तो सामाजिक आधार टर्म से तुम लोग कंफ्यूज मत करना। सामाजिक आधार टर्म का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किन सामाजिक वर्गों से समर्थन मिला। तो जिन सामाजिक वर्गों से समर्थन मिलेगा तो उसी को कहते हैं सामाजिक आधार। तो तुम अगर शब्द सुनोगे सामाजिक आधार, इसका मतलब समझ लेना कि किन सामाजिक वर्गों से समर्थन मिला। तो इसमें आपको देखोगे कि उदारवादी नेतृत्व में अभिजातीय, अभिजातीय का मतलब होता है एलिट। अभिजातीय तत्व ने अभिजात तत्व, अभिजात, इसको एलिट कहते हैं। एलिट यानी कुलीन। अभिजात तत्वों की प्रधानता थी। उदाहरण के लिए इसमें जमींदार, देखो जमींदार हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, चिकित्सक हैं, धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु भी शामिल थे। इसमें जनसामान्य का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर था, कॉमन पीपल का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर था। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में 90% हिंदू तथा 6.5% मुसलमान शामिल थे। 90% हिंदू शामिल थे और 6.5% मुसलमान शामिल थे। इन प्रतिनिधि मंडलों में सवर्णों की प्रधानता थी, सवर्णों की प्रधानता थी। इनमें 40% केवल ब्राह्मण थे। सवर्णों की प्रधानता थी, इनमें 40% केवल ब्राह्मण थे। मतलब देखो, हिंदुओं की प्रधानता थी और सवर्ण का मतलब है उच्च जाति के लोगों की प्रधानता थी। सामाजिक आधार। उदारवादी चरण का योगदान। अब योगदान क्या है इनको देखिए। भारतीयों को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। मतलब भारतीय इससे पहले इस तरह की आधुनिक राजनीति नहीं जानते थे। मतलब भारतीय, अब देखो, विद्रोह कर देते थे, आंदोलन कर देते थे, या फिर सरकार का सड़क पर विरोध करते थे। लेकिन आधुनिक राजनीति का मतलब हुआ कि सरकार के सामने प्रतिवेदन भेजना, उनके सामने वैधानिक मांगे उठाना, लॉ को कोट करना, संविधानवाद को प्रोत्साहन देना। मतलब वो एक तरह से वो संवैधानिक नियमों में विश्वास करते थे। और ब्रिटिश से उनको इस बात की शिकायत थी। ब्रिटिश से सबसे बड़ी शिकायत उनकी क्या थी पता है? ब्रिटिश से उनकी शिकायत यह थी कि ब्रिटिश ने हमारे संविधान का उल्लंघन किया है। उनका कहना था ब्रिटिश को कि ब्रिटिश ने हमारे संविधान का उल्लंघन किया। मतलब हमारे उनके बीच एक संविधान है, वो हमको प्रतिनिधित्व देंगे और हमारी सहमति से शासन करेंगे, लेकिन शासन के किसी भी स्टेज पर उन्होंने हमें नहीं हिस्सा दिया। तो एक तरह से हमारी संवैधानिकता को दबाया है। तो आधुनिक राजनीति वाली मांगों को पहले उदारवादी नेताओं ने उठाया है। दूसरा, उदारवादी राजनीति के दबाव में 1892 का अधिनियम आया, पारित हुआ। 1892 में मैं आपको अब एक्ट और अधिनियम 1909 में बताऊंगा। 1909 तक बता दूंगा, पहले 1919 तक मैं आगे बताने वाला हूं कि कैसे कैसे संवैधानिक विकास हिंदुस्तान में हुआ। उस पर एक लेक्चर देने वाला हूं। उस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, 1892 में एक अधिनियम आया और यह अधिनियम आया उदारवादी नेताओं के दबाव में, क्योंकि 1885 के बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई थी। इस अधिनियम की एक विशेषता थी, उस अधिनियम में पहली बार मतदान शब्द का, चुनाव शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को पहली बार अगर इंट्रोड्यूस किया गया तो वह 1892 के अधिनियम में इंट्रोड्यूस किया गया। इस लिहाजा तुम देखोगे तो 1892 के अधिनियम का विशेष महत्व है। फिर सबसे बढ़कर उदारवादी नेताओं ने धन की निकासी अवधारणा को देकर औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा कर दिया था। उन्होंने श्वेतों के अधिभार की अवधारणा को गहरी चोट पहुंचाई। अब देखिए, अगर कोई आदमी, कोई भी बंदा आपसे पूछे कि अच्छा ये बताइए कि उदारवादी नेतृत्व में ने कौन सा बड़ा काम किया, तो तुम एक चीज मत भूलना, क्योंकि तुम इकोनॉमी वाले से ही देख रहे हो। दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे जो नेता थे, उन्होंने जो धन की निकासी की अवधारणा दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा बहुत प्रभावी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा, इट वाज रियली वेरी इफेक्टिव। मतलब एक तरह से ब्रिटिश पहले, श्वेतों का अधिभार क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, हिंदी में यहां श्वेतों का अधिभार है, तो हो सकता है तुमको कष्ट हो रहा हो। इसमें मैं इसको बदलता हूं, व्हाइट्स मेन बर्डन।
व्हाइट्समैन बर्डन। मतलब देखो, यह पश्चिम वालों का प्रोपेगेंडा था कि देखो भाई, हम जो व्हाइट लोग हैं वो काले मनुष्यों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ब्लैक पीपल। हम काले मनुष्यों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उनका ये व्हाइट लोगों का दायित्व है। व्हाइट्समैन बर्डन का मतलब है कि इट इज द ड्यूटी अबाउट एंड अबाउट responsibility of the whitesmen to work for the betterment of the black। ये हमारी एक तरह से ये हमारा अधिभार है, ये हम दायित्व पूरा कर रहे हैं। अब तक वो क्लेम करते थे और उदारवादी नेताओं ने धज्जियां उड़ा दी औपनिवेशिक अर्थतंत्र की। नहीं, आप हमारे यहां से चुरा कर लेते जाते रहे हो, इतनी रकम इतने समय उठा के ले गए, ऐसे हमारे धन को चुराया। वो धन अगर हमारे यहाँ रहता तो हमारा विकास हुआ होता। मतलब लेकर उनका सारा पोल खोल के रख दिया कि देखिए, आप हमारे यहाँ से अपने यहाँ धन लूट कर ले जाते रहे हो, जिसको उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। बहुत बड़ा एक तरह से ब्रिटिश शासन की तो जड़ ही खोद दी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित राजनीति को प्रोत्साहन दिया। ये पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त थे तो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में इनकी आस्था थी। तो दैट इज हियर यू नो। मीमांसा व्याख्या को कहते हैं। माय स्टूडेंट, मीमांसा शब्द जो है ये तुमको, मैं धन की निकासी मीमांसा तुमको मिला होगा, मैं देखता हूं। मीमांसा का मतलब है व्याख्या, ध्यान कर लेना। धन की निकासी की व्याख्या की, माने उसको व्यापक रूप से जब व्याख्या करोगे उसी को मीमांसा बोलते हैं। मीमांसा का और कोई मतलब नहीं। और मैं स्टूडेंट्स लोग ठीक हैं, ओके हैं सब? गुरिल्ला कहां से आ गया यहाँ? ये मॉडर्न हिस्ट्री में गुरिल्ला कहां से ले आया? गुरिल्ला का मतलब होता है छापामार युद्ध। छापामार युद्ध में छुप के हमला करना। जैसे दुबक जाता है, छिप के अचानक से हमला कर देता है, उसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। गुरिल्ला युद्ध की एक प्रणाली होती है, उसको छापामार युद्ध कहते हैं, उसी को गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। और सब ओके है? अब उदारवादी चरण की सीमाएं देखो, इनकी सीमाएं भी है। उदारवादी नेता संवैधानिक राजनीति में विश्वास करते थे, अर्थात वे क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते थे, लंबी छलांग में नहीं। पहले ही बताया हूं कि वो संविधानवाद की सीमाओं में बंद कर काम करना चाहते थे और चाहते थे जो सुधार हो क्रमिक हो, हम लंबी छलांग ना मारे। दूसरा, उन्हें जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था। वो महज शिक्षित भारतीयों को ही भारत का वास्तविक नागरिक मानते थे। उनका कहना था जन आंदोलन में उनका विश्वास नहीं था। वो समझते थे अशिक्षित जनता जन आंदोलन करके क्या करेगी, और उनके लिए नागरिक वही था जो शिक्षित थे। मतलब एक बार तो फिरोज शाह मेहता ने कहा कि स्वराज्य, इन्होंने स्वराज्य शब्द की मांग उठाई है। आगे स्वराज्य मैं बताऊंगा, स्वराज्य क्या वो बताऊंगा। तो इन्होंने स्वराज्य शब्द की मांग उठाई, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, स्वराज्य सभी भारतीयों के लिए अर्थ नहीं रखता है। स्वराज्य अगर अर्थ भी रखता है तो केवल शिक्षित भारतीयों के लिए रखता है। तो स्वराज्य की पैरोकारी भी कर रहे थे तो महज शिक्षित भारतीयों के लिए कर रहे थे। तीसरा, वे भारत की अवनति के लिए ब्रिटिश सरकार को नहीं बल्कि भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों को उत्तरदायी मानते थे। मतलब एक उन्होंने, दादा भाई नौरोजी, मैंने पीछे आपको बताया है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी, देखो, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखो, दादा भाई नौरोजी को जो बुक है पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या कहती है? कहती है कि देखिए, भारत में जो गरीबी है वो गरीबी के लिए, मतलब उनको क्यों मिलाकर, आपको याद होगा मैंने जब यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको कवर किया है, वहां पर मैंने बताया है कि जो सामान्यतः इनकी मान्यता है, वो सामान्यतः इनकी मान्यता यह है कि ब्रिटेन के अंग्रेज अच्छे हैं। इनका ये कहना है कि ब्रिटेन के अंग्रेज अच्छे हैं और भारत में जो काम करने वाले एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, भारत में जो काम करने वाली जो नौकरशाही है, भारत में जो काम करने वाले एंग्लो इंडियन नौकरशाही है, वो एंग्लो इंडियन नौकरशाही ये बुरी है, ये भारत का शोषण करती।
इनका ये कहना है कि इसके लिए ब्रिटिश उत्तरदायी नहीं है, भारत में शासन करने वाले जो ब्रिटिश हैं वो उत्तरदायी हैं, एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी। इसलिए तुम देखोगे कि दादा भाई नौरोजी अपने शासन के अधिकांश समय में यहाँ न प्रचार करके लंदन में प्रचार करते थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि अगर लंदन के ब्रिटिश को ये पता चल जाएगा कि उनके अमली अधिकारी भारत में क्या कर रहे हैं, तो हमें कुछ करना नहीं होगा, वो खुद ही कदम उठाएंगे और खुद स्वयं से ही वो स्वयं कदम उठाएंगे और स्वयं उनको पनिशमेंट देने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह विश्वास बैठा हुआ है कि जो लंदन के ब्रिटिश हैं वो अच्छे हैं और उनके द्वारा स्वयं प्रयास किया जाएगा। उदारवादी नेताओं का सामाजिक आधार अभिजात्य था तथा राजनीति उनके लिए महज अल्पकालिक पेशा थी। अब देखो, ये सब बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। अब ये 3-4-5 दिनों से अधिक समय निकाल भी नहीं सकते थे। अब मैं आपको बताऊं कि इतने सक्सेसफुल थे कि मैं आपको बताऊं कि फिरोज शाह मेहता के विषय में कहा जाता था कि जब वो ट्रेन में चलती थी तो उनके लिए पृथक सैलून लगता था ट्रेन में। सैलून का मतलब हेयर कट नहीं होता है, सैलून का मतलब होता है एक अलग कंपार्टमेंट जिसमें की सारी सुविधाएं हो और उसमें एक अकेला आदमी उस सुविधाओं का उपभोग कर रहा हो। ये बहुत बड़ी चीज है सैलून लगना। और उनके लिए एक ट्रेन में एक डब्बा लगता था, अलग सैलून लगता था। ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल लॉयर। और एक बार दिनसा वाचा ने दादा भाई नौरोजी को पत्र में लिखा था कि फिरोज शाह मेहता अपने पेशे में इतने व्यस्त हैं कि राजनीति के लिए समय नहीं निकाल रहे। और महादेव गोविंद रानाडे, आप समझ सकते हो, जो सुधारक भी थे, वो उनके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि जब एक बार वो शिमला छुट्टी मनाने गए तो उनके साथ 25 नौकर थे और उतने ही एल्सेशियन कुत्ते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई उन लोग में कितनी रईसी थी, कितने सफल थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दे वर वेरी सक्सेसफुल मैन इन देयर प्रोफेशन। तो पॉलिटिक्स वाज सिंपली अ पार्ट टाइम जॉब फॉर देम। पॉलिटिक्स में वो पूरा समय दे भी नहीं सकते थे, वो अल्पकालिक पेशा था। और उदारवादी चयन में कांग्रेस पर जमींदारों तथा अल्पकालिक का मतलब है कुछ समय के लिए, सीमित काल का। इस शब्द का मतलब समझने में दिक्कत न हो जाए तुम्हें, सीमित काल का पेशा था। उदारवादी चयन में कांग्रेस पर जमींदारों तथा पूंजीपतियों का प्रभाव था, अतः कांग्रेस के द्वारा किसानों तथा श्रमिकों के समर्थक कानून का विरोध किया गया। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने जहां एक तरफ 1885 ईस्वी के बंगाल रेतवारी कानून का विरोध किया, वहीं 1900 ईस्वी के पंजाब लैंड एलिनेशन कानून का विरोध किया। देखो, आपको याद होगा मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया है उपनिवेशवाद, वहां बताया है कि बंगाल में तो पहले जमींदारों की कृपा पर किसानों को छोड़ दिया गया था, याद होगा आपको। फिर पहली बार किसानों की सुरक्षा के लिए 1859 का रेतवारी कानून लाया गया, जिसमें उनको कुछ सुरक्षा दी गई। 1885 का रेतवारी कानून लाया गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इन दोनों रेतवारी कानून में, जब 1885 का रेतवारी कानून लाया जा रहा था, तो उसका विरोध कौन कर रहे थे? उदारवादी नेता कर रहे। क्यों? वो जमींदार समर्थक थे। और 1900 ईस्वी में पंजाब में एक लैंड एलिनेशन एक्ट लाया गया था। मैंने आपको बताया था कि पंजाब में क्या हो रहा था, वहां के जो महाजन थे वो महाजन सब हिंदू थे और संपन्न थे, और किसान थे वो बेचारे मुस्लिम ही उसमें ज्यादा थे। तो उसमें क्या था कि वो जो किसान थे उन्होंने महाजनों से कर्ज ले रखा था, तो महाजन उस कर्ज की उगाही में उनकी जमीन पर कब्जा करे। तो वो क्या होता था कि किसानों की जमीन चूंकि बंधक पड़ी हुई होती थी, तो किसानों की जमीन गिरवी होती थी और वो निकलकर महाजनों के हाथ में जा रही थी। तो इस बात की आलोचना होने लगी, तो सरकार खुद किसानों का हमदर्द बनकर पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट लाई 1900 ईस्वी में, जिसमें प्रावधान यह था कि किसी भी कृषक से गैर कृषक का भूमि का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने तो हद कर दी। सरकार वहां किसानों का सिंपैथाइजर बन रही है, वो किसानों के साथ सहानुभूति दिखा रही है, और उदारवादी नेता ही इसका विरोध कर रहे हैं। इतने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। उल्टा उदारवादी नेता ही इसका विरोध कर। तो
दिस इज द पॉइंट हियर। और अब देखो, एक प्रश्न मैंने बना के दिया, अब तक यूपीएससी में कभी पूछा नहीं, लेकिन मैंने प्रश्न यह बना कर दिया है। इसको देखो कि कांग्रेस के उदारवादी चरण के सामाजिक आधार को स्पष्ट कीजिए, सामाजिक आधार, तथा इस तथ्य पर प्रकाश डालिए कि इसने कांग्रेस की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। मतलब ये आपसे यह पूछ कर रहा है कि कांग्रेस के जो सामाजिक समर्थक वर्ग थे उनको याद करिए और यह देखिए कि इसे कांग्रेस की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको पता चलता है, अगर हम उदारवादी चरण में कांग्रेस की राजनीति पर निगाह डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कांग्रेस का सामाजिक आधार उच्च मध्य वर्ग ने तैयार किया था। कांग्रेस की पहली बैठक में एक बड़ी संख्या वकीलों की थी। उनके अतिरिक्त उसमें पत्रकार, व्यापारी, महाजन, धर्मगुरु सभी की उपस्थिति थी। कांग्रेस की उपयुक्त सामाजिक संरचना ने निश्चय ही कांग्रेस की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा। इसे हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। एक, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने पेशे में सफल व्यक्ति थे, इसलिए राजनीति उनके लिए एक अल्पकालिक पेशा बनकर रह गई थी। दूसरा, कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेजी भाषी बुद्धिजीवी थे, इसलिए सामान्य जनता से न तो उनका संपर्क था और न ही जनता की शक्ति में विश्वास था। मतलब अंग्रेजी भाषी थे तो कॉमन लैंग्वेज जानते भी नहीं थे, कॉमन लैंग्वेज बोलते भी नहीं थे, तो कॉमन पीपल से उनका कम्युनिकेशन नहीं बन पाता था। इनकी अधिकांश मांगे मध्य वर्ग के हितों के अनुकूल थीं। यार कुछ अवसरों पर उन्होंने जमींदारों और महाजनों के पक्ष में सरकार के द्वारा किसानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का विरोध कर दिया। उदाहरण के 1885 का बंगाल रेतवारी कानून तथा 1900 का पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट। ये पीछे जो मैं समझा चुका हूं उसी आधार पर क्वेश्चन है। बच्चों, मेरा विश्वास है कि इसको समझने में, क्योंकि तुम तो पीटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मेरा तो दिल गदगद हो जाता है, तुम बहुत सारी चीजें समझ पा रहे हो। तो कुछ अगर नहीं समझो तो पूछ लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कहीं कोई परेशानी होगी। अब यहाँ पर देखो, यूपीएससी का 2017 का एक प्रश्न आपको दिया गया है कि क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दलीय अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए। ये 2017 का क्वेश्चन है। जितनी भी आपने उदारवादी नेताओं की सीमाएं देखी, अगर केवल उनकी सीमाएं आप लिख दोगे तो अभी ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्या उदारवादी चरण में कांग्रेस का नेतृत्व अभिजात ही बना रहा था, जनसामान्य के मुद्दे एवं समस्याओं को अपने से दूर रखा? इस कथन के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत कीजिए। एक प्रश्न आपको यूपीएससी 2021 का है। देखो, ये दोनों क्वेश्चन पहले तुम लोग ट्राई कर लो और कल आओगे तो मैं कल इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन राइटिंग में तुमको साथ साथ सिखाता जाऊंगा। जैसे कुछ, क्या उदारवादी चरण में कांग्रेस का नेतृत्व अभिजात ही बना रहा तथा जनसामान्य के मुद्दों और समस्याओं को अपने से दूर रखा? इस कथन के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत कीजिए। इसमें आपको एक संतुलन लेना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है कि देखो, कांग्रेस की जो कुछ मांगे थी, जैसे अगर आप कहो तो मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन, ये पहला वाला ध्यान करना। उदारवादी चरण में कांग्रेस का नेतृत्व अभिजात ही बना रहा तथा जनसामान्य के मुद्दों एवं समस्याओं को अपने से दूर रखा। इस कथन के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत कीजिए। इससे हम ये क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन बताओ तो ये वाला जो है कि क्या उदारवादी चरण में कांग्रेस का नेतृत्व अभिजात ही बना रहा तथा जनसामान्य के मुद्दों एवं समस्याओं को अपने से दूर रखा? इस कथन के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत कीजिए। तो मैं स्टूडेंट्स, जरा सा आप में से कितने लोग ये बताने की स्थिति में, जरा ये बताओ, ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है आर्गुमेंटेटिव? मिस्टर अंकुर, आस्क देम, ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है आर्गुमेंटेटिव? बिल्कुल आर्गुमेंटेटिव है। हाइपोथेटिकल कौन समझ रहे हो? देखो, गौर करके देखो, क्या उदारवादी चरण में कांग्रेस का नेतृत्व अभिजात ही बना रहा? अभिजात का मतलब है एलिटिस्ट, एलिटिस्ट, तथा जनसामान्य के मुद्दों एवं समस्याओं को अपने से दूर रखा। इस कथन के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत कीजिए। ये आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। देखो, इसको हम कैसे डील करेंगे, देखो बताते हैं। जैसे इसको हम डील करेंगे ऐसे, यह सही है, यह सही है कि
कांग्रेस, यह सही है कि कांग्रेस का सामाजिक आधार अभिजात्य था, तथा अभिजात्य था, वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे एवं अपने पेशे में सफल थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे और अपने पेशे में सफल थे। यह भी सही है कि जनता की शक्ति में जनसामान्य की शक्ति में उनका विश्वास नहीं था तथा वे जन आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। जन आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। यहां तक हम लिखते चले जा रहे हैं। ओके, अब देखो यहां पर प्रश्न है कि क्या समस्याओं को अपने दूर रखा, जनसामान्य के मुद्दों को नहीं उठाया, लिखा। परंतु यह मानना उचित नहीं है यह मानना उचित नहीं है कि उन्होंने जनसामान्य की समस्या को नहीं उठाया, तथा जनसामान्य के मुद्दों को दूर रखा। यह आपका थीसिस हुआ। हम इससे एग्री नहीं कर रहे हैं कि जनसामान्य के मुद्दों को नहीं उठाया। अब हम इसको तर्क देंगे कैसे, तो इसको पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके देंगे कि उनका बल जनसामान्य के पक्ष में उन्होंने निम्नलिखित मांगे रखी। इसमें मुद्दा को उठा दो, भू राजस्व की दर में
कमी की जाए, कमी की जाए, कमी की जाए, पूरा उसकी दर में कमी की जाए। रैयतवाड़ी एवं माहलवाड़ी क्षेत्र में भी अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी क्षेत्र में भी अस्थायी बंदोबस्त का विस्तार हो। मतलब हियर यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन कि रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी क्षेत्र में भी अस्थायी बंदोबस्त का विस्तार हो। मतलब जो पहला देखो, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी में भी अस्थायी बंदोबस्त का विस्तार हो, तो इसका मतलब एक चीज आप लोग मत समझना, आप लोग ऐसा मत समझना कि अस्थायी बंदोबस्त का मतलब जमींदारी व्यवस्था है। अस्थायी बंदोबस्त का मतलब है कि इसका कहना था कि जैसे बंगाल में आपने जमींदारों के साथ परमानेंटली सेटल कर लिया है, उसी तरह से आप सेटल्ड रैयतवाड़ी में भी करिए और माहलवाड़ी में भी करिए। मैंने उनको इनहेंस मत करिए टैक्स का। मेरे विचार से मेरे स्टूडेंट तुम लोग समझ चुके होगे, पीछे भी बता चुका हूं, ये मांग रखी। हाँ। अकाल की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएं, गरीबी एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता की जांच की जाए, ग्रामीण ऋणग्रस्तता की जांच की जाए। तो ये हो गया बेचारे एकदम निर्धन पक्ष। हाँ, एक और एक मांग और, चाय और एवं कॉफी बागानों में काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा मिले, नहीं, मजदूरों के शोषण को रोका जाए, अब यहां पर कंक्लूजन दे दे। हाँ, इस प्रकार भले ही जनता की शक्ति में विश्वास न हो, परंतु जनता के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने उनके पक्ष में मांग अवश्य उठाई।
मांग अवश्य उठाए। ओके, इसी तरह से उत्तर लिखते हैं बच्चे। अब तो तुम लोग धीरे धीरे जैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए, मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व करो। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इस पर तुम लोग ट्राई करना कि क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दलीय अपने घोषित विचारधारा और राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए। ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है और 2021 का क्वेश्चन हम खुद हल करके यहाँ दिया है। तो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन 2017 का है, उसमें तुम जो उदारवादी नेतृत्व की सीमाएं अगर दिखा दोगे, थोड़ा अपनी भाषा में थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के लिखना, थोड़ा स्पाइसी बना के लिखना, थोड़ा लय ताल में जैसे मैं लिखता हूं, तो आप चाहे मेरे उत्तर को पढ़ो तो उससे कुछ आइडिया मिल जाता है। पॉइंट भी बना सकते हो। इसमें है कि 1800 नर्मपतियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए। इस क्वेश्चन का देखो हमने उत्तर करके दिया हुआ है तुम्हें। ये क्वेश्चन को तुम पढ़ लोगे तो हो जाएगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस राजनीतिक जागृति का परिणाम थी जो 1870-1880 के दशक में उत्पन्न हुई थी। क्षेत्रीय स्तर पर पुनः सार्वजनिक सभा से लेकर मद्रास महाजन सभा तक कई क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में गठित हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक समान मंच प्रदान करना था। इस रूप में कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षा से जुड़ गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीयों को आधुनिक राजनीति से अवगत करवाया। सबसे बढ़कर उन्होंने राष्ट्र हित से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण मांगे उठाई, यथा प्रतिनिधात्मक सरकार की मांग, प्रेस की आजादी, सिविल सेवा का भारतीयकरण, भारतीय उद्योगों को सुरक्षा, भू राजस्व की दर कम करना आदि। फिर भी उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को रोकना। इसलिए उदारवादी कांग्रेस को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद, इसको आर्थिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे धन की निकासी के मुद्दे को उठाना, आर्थिक राष्ट्रवाद सबसे अब घबराना मत, धन की निकासी के मुद्दे को उठाना आर्थिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। दादा भाई नौरोजी जैसे उदारवादी नेताओं ने धन की निकासी के मुद्दे को गंभीरता से उठाया, परंतु उपयुक्त योगदान के बावजूद उनकी कुछ निश्चित सीमाएं भी बनी रही, जो इस प्रकार हैं। राजनीति उनके लिए अल्पकालिक पेशा बनी रही तथा कांग्रेस का अधिवेशन महज एक वार्षिक सम्मेलन बनकर रह गया। फिर व्यवहार में कांग्रेस मुट्ठी भर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों का क्लब बनी रही। सामान्य जनता से न तो उनका संपर्क था और न ही जनता की शक्ति में उनका विश्वास था। उनके द्वारा अपनाई गई प्रार्थना, प्रतिवेदन और स्मरण पत्र की पद्धति को उग्रवादी नेताओं ने खारिज कर दिया तथा उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। इसलिए कांग्रेस के उदारवादी चरण में राष्ट्रीय आकांक्षा और वास्तविक उपलब्धि के बीच एक बड़ी खाई बनी रही। इसको पढ़ना और कल मैं आपको उदारवादी उग्रवादी चरण, मैंने कल बाकी सब ये जो आपका ये पार्ट हो जाएगा, कल आपका ये हो जाएगा संप्रदायवाद की उसकी प्रगति भी, कल ये पार्ट आपका हो जाएगा। और तब कल शाम में या परसों दिन में मैं तुमको दूसरा अध्ययन सामग्री भेज दूंगा, क्योंकि पीडीएफ हमेशा हमारा एडवांस में रहेगा ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैं स्टूडेंट्स, आर यू ओके? क्योंकि मैं क्लास को यहीं स्थगित कर रहा हूं। अब कल मिलता हूं। ये पार्ट में बचा हुआ पार्ट आप लोग पढ़ लेना और पीडीएफ में जो मैंने दिया है और एक क्वेश्चन दिया है उसको भी तुम लोग ट्राई कर लेना। फिर हम लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके माय स्टूडेंट्स, आर यू ओके? ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो।
गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम लोगों ने कल सफलतापूर्वक आधुनिक राष्ट्रवाद के क्लास को फिनिश किया। उम्मीद करता हूं, चूंकि मैंने कहा कि 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक है। थोड़ी आपको असुविधा हुई होगी, लेकिन आप लोग इतने ब्रिलियंट हो कि बहुत आसानी से उसको सहन कर गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम फिर एक बार अपने स्कीम को याद दिला दो। मेरे स्कीम को कभी मत भूलना, उसको हमेशा याद रखना। आपको चैप्टर टू चैप्टर केवल नहीं बढ़ना है, बल्कि एक खास सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़ कर देखना है, तभी जस्टिस हो पाएगा। जैसे द फर्स्ट पार्ट आपका हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी। हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी में दो सब पार्ट हो गए, 18वीं सदी का पूर्वार्ध, 18वीं सदी का उत्तरार्ध। अगर आज मेरा विश्वास है कि आप लोगों में किसी स्टूडेंट से पूछ लूं तो आप हमें बता दोगे कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में क्या है। मैं पूछूंगी, अच्छा ये बताओ बच्चे, डार्क एज उसको आप अंधकार का युग मानते हो या पूर्व आधुनिक काल मानते हो, तो तुम मेरे प्रश्न का जवाब जरूर दे दोगे। उसके बाद मैं आता हूं उपनिवेशवाद पर। तो उपनिवेशवाद में मैंने समझाया है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, परंतु राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करता चलता है। तो मैं आपसे पूछूंगी, अच्छा यह बताइए कि विलियम बेंटिक ने जो सुधार किए उसके पीछे क्या उद्देश्य है, या लॉर्ड डलहौजी ने जो सुधार किए उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे। मैं अगर आपसे पूछूंगा, अच्छा ये